Assalamu alaikum dear viewers. This is the third lecture of Nazism and the rise of Hitler. इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बना, कैसे उसने पावर गेन किया जर्मनी में और कैसे उसने अपनी आइडियोलॉजी है वो एस्टेब्लिश की पूरे जर्मनी में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लास्ट पे एक टाइम लाइन दी थी अबाउट हिटलर्स लाइफ। तो क्या रहा हिटलर का मामला फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू हिज डेथ व्हेन ही मेड सुसाइड इन 1945। तो अब हम उससे आगे देखेंगे कि कैसे कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हिटलर को जिससे वो पावर में आया। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि इकोनॉमिक क्राइसिस थी या पॉलिटिकल क्राइसिस थी, सोशल क्राइसिस थी, सोशल ऑर्डर जो था जर्मनी में वो पूरा बिगड़ा हुआ था। ठीक है, तो इन क्राइसिस की वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो एडोल्फ हिटलर है उसको एक वे मिला, एक रास्ता मिला पावर में आने के लिए। ठीक है, 1928 में एक इलेक्शन होता है जिसमें जो नाजी पार्टी है वो उसको सिर्फ जो वोट्स मिलते हैं वो सिर्फ इसको 2.6% वोट्स मिलते हैं इन रीड्सटैग जो है जर्मन पार्लियामेंट है उसको रीड्सटैग कहते हैं जर्मनी में। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इनको सिर्फ कितने वोट्स मिले? 2.6% वोट्स। फिर 1932 में एक और इलेक्शन हो जाता है। इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स। उस टाइम पे क्या होता है कि यही जो नाजी पार्टी होती है, सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी जो होती है, इनको 37% वोट्स मिलते हैं, मतलब सबसे बड़ी पार्टी यही होती है उस टाइम पे। और हिटलर के बारे में ये भी कहा जाता है ही वॉज ए पावरफुल स्पीकर। वो मतलब स्पीच देने में मशहूर था, पावरफुल स्पीच देता था वो, मतलब अपने स्पीच से वो लोगों को अपनी ओर माइल करता था। ठीक है, तो हिटलर ने कैसे वो जो उसने अपना वे निकाला पावर में आने के लिए, ही मेड सम प्रॉमिसेस टू जर्मन पीपल। उसने बहुत सारे वादे किए जर्मनी के लोग जो थे, जर्मन पीपल जो थे उनके साथ। सबसे पहले इसने क्या किया? हिटलर प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ। इसने क्या किया, क्योंकि जो 1929 का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया था उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो इंक्रीज़ हो चुकी थी। जो यूथ जो थी जर्मनी की वो इलीगल एक्टिविटीज़ पे आ गए थे कि मतलब अपना जो रोज़गार कमाने के लिए, रोज़गार क्या अपना पेट पालने के लिए वो मतलब गलत कामों की ओर गए थे। और सब ने जो जिनकी जो होप थी वो लूज़ हो चुकी थी, वो हिम्मत हार चुके थे। तो इसने ये प्रॉमिस किया उनके साथ कि आई विल प्रोवाइड यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। साथ साथ में आपको क्या होगा कि आप अपना जो जो पर्टिकुलरली यूथ है वो अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रॉमिस किया इसने, ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। इसने कहा जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है, जो जर्मन नहीं है, रियल जर्मन नहीं है, जो जर्मनी में रह रहे हैं, उनको ये वीड आउट करेगा, वहाँ से निकालेगा जर्मनी से। और जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज चल रही है, जो बाकी कंट्रीज जर्मनी के अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसीज कर रही है, उनको भी मैं रेजिस्ट करूँगा, मतलब मैं यहाँ से रेजिस्टेंस उनको दिखाऊँगा। ठीक है, वो वाली रेजिस्टेंस नहीं जो जर्मनी ने जब वीमार रिपब्लिक था, जब पार्लियामेंट्री सिस्टम था यहाँ पर जर्मनी में, तो उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस दिखाई कि बहुत सारे जो करेंसी नोट्स है वो प्रिंट किए थे, जिसकी वजह से आपने देखा कि फिर जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन हो गई। वो तो पैसिव रेजिस्टेंस थी। लेकिन जो हिटलर था इसने ये नहीं कहा इनसे कि मैं वो चीज़ करूँगा, इसने कहा कि मैं रेजिस्टेंस दिखाऊंगा। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे इसने जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज थी, जो जर्मनी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज हो रही थी, तो उनका जवाब हिटलर ने कैसे दिया। और एक प्रॉमिस क्या इसने किया, हिटलर प्रॉमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन। इसने हिटलर ने अपने नेशन से मतलब जर्मन से कहा कि आई विल बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, मैं एक स्ट्रॉन्ग
ताकतवर नेशन, एक ताकतवर एम्पायर बनाऊंगा। अंडो द injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people। हमने देखा था कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो उसमें जर्मनी को डिफीट मिली, तो जो वॉर रेपरेशंस पे करनी पड़ती थी, जो वर्सेल्स ट्रीटी हुई थी, तो वहाँ पर जो डिग्निटी थी, वकार जो था जर्मनी का, वो खो चुके थे। तो इसने इनसे कहा कि मैं वो रेस्टोर करूँगा, वो जर्मनी की डिग्निटी में रेस्टोर करूँगा, फिर से वापस दिलाऊँगा जर्मनी को। ठीक है, तो एक कंट्री का जो यूथ है, कंट्री के जो लोग हैं, उनको यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, जो नेशनलिस्ट होते हैं, जो जिनके अंदर वो नेशनलिज्म कंसेप्ट डेवलप हो चुका होता है, तो उनको ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है कि अगर हमें ऐसा लीडर मिल रहा है जो हमें ये चीज़ें देगा, तो वो उसी को चुनते हैं। ठीक है, अब जो हिटलर की पॉलिटिक्स वो थोड़ी डिफरेंट थी। डिफरेंट कैसे थी? Hitler devised a new politics. He understood the significance, rituals and spectacle in mass mobilization। इसने अपने जो रिचुअल्स, मतलब अपने रिलीजन को यूज़ किया यहाँ पर, क्योंकि ये बिलीव करता था, जो ये कहता था कि सबसे जो प्योर ब्लडेड रेस है, दैट इज़ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। ठीक है, तो वो ये समझता था, इसने यही चीज़ यूज़ किया, जो मास मोबिलाइजेशन इसने यूज़ की अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए, खुद को पावर में लाने के लिए। दूसरी चीज़ इसने क्या किया, द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका। रेड बैनर्स इसने बनाए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेड बैनर्स विद स्वास्तिका, जो यहाँ पर आर्म बैंड पे यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो डबल एस है, क्रॉस में बने हैं, यहाँ पर ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, इसीलिए आपको ये ब्लैक कलर का दिखेगा ये, लेकिन ये रेड कलर का बैनर है विद स्वास्तिका। ये रेड कलर का बैनर है और इस पे ये स्वास्तिका बना हुआ है। ठीक है, नाजी सलूट। नाजी सलूट कैसे था, जैसे अभी यहाँ पर ये दिस इज़ द नाजी सलूट, ये चीज़ इसने ये इंट्रोड्यूस इसने की अपनी पॉलिटिक्स में। एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ applause after the speech were all part of this spectacle of power। मतलब अपना पावर शो करने के लिए जब भी ये कोई स्पीच देता था, तो अप्लॉज मतलब चीयर्स होती थी इसके लिए। मतलब जो एक तो आम से ये जो चीयर्स होते हैं, दूसरी की आपको रिचुअल, जो मतलब आप अपने मज़हब में, जो आप अपने रिलीजन में करते आ रहे हो, तो वैसे इसको सपोर्ट किया जाता था। आफ्टर हिज स्पीच अप्लॉज किया जाता था जब ये स्पीच देता था। ठीक है, तो जो नाजी प्रोपागंडा था, जो इनका वो जो टैक्ट था, ठीक है, इनकी जो प्लानिंग थी वो क्या थी, उस प्लानिंग के तहत दे प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसाया, ए सेवियर। ठीक है, जो नाजी प्रोपागंडा था, जो उनकी प्लानिंग थी कि हमें क्या करना है, स्किलफुली उन्होंने हिटलर को प्रोजेक्ट किया एज ए मसाया। मसाया मीन्स ए सेवियर, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर स्ट्रेस। क्योंकि सेवियर हम उसको कहेंगे, मसाया हम उसको कहेंगे कि कोई ऐसा बंदा कि लोगों को जो स्ट्रेस में है, जो हार्डशिप्स में है, उनको उन हार्डशिप्स से निकाले। क्योंकि जर्मन पूरा ये हार्डशिप से गुजर रहा था, क्यों इकोनॉमिक डिप्रेशन था, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, तो उन या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, हाइपर इन्फ्लेशन हो चुकी थी वहाँ पर, तो उस सब से ये इनको निकालता। तो वो मसाया कौन था, वो सेवियर कौन बनकर आया, वो था हिटलर। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ था। ठीक है, ये जो नाजी पार्टी थी, ये किनके ज़्यादा अगेंस्ट थे, जो कम्युनिस्ट थे या डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट थे, उनके ये अगेंस्ट थे। ठीक है, तो इसने कैसे, जो डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही थी जब वेमार रिपब्लिक था, तो जब ये प्रिवेल कर रही थी जर्मनी में, तो इसने कैसे इस डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट किया, इसने इसको डेमोक्रेसी को कैसे ख़त्म किया जर्मनी में। 1933 में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग होता है, वो ऑफर करता है चांसलरशिप हिटलर को। चांसलरशिप मतलब जो हाईएस्ट पोजीशन है
जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स मतलब प्रेसिडेंट के जो मिनिस्टर्स है उसमें जो हाईएस्ट पोजीशन है वो है चांसलरशिप, और वो किसको दी जाती है 1933 में हिटलर को। हिटलर ट्राई करता है, कोशिश करता है कि जो डेमोक्रेटिक रूल है, जो वेमार रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रूल है, इसको वो डिसमेंटल करे, ख़त्म करे, डिस्ट्रक्ट करे, ठीक है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि एक जो जर्मन पार्लियामेंट है फरवरी में इसमें आग लग जाती है, ठीक है। फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 इंडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट्स, क्योंकि जर्मन पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे ये चीज़ें लिखी हुई होती है कि सिटीजन्स के पास क्या राइट्स रहेंगे, या कौन से फंडामेंटल राइट्स या सिविक राइट्स जो है वो कौन के किसके पास रहेंगे। अब हिटलर क्या चाहता था कि ये सब चीज़ें जर्मनी में नहीं रहे, तो मतलब इसी की किस्मत थी कि जर्मन पार्लियामेंट जो है उसमें आग लगी, और जो ये फायर डिक्री है तो इसने पूरे सिविक राइट्स को सस्पेंड किया। सिविक राइट्स मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको किसी के पास नहीं रहा, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं रहा जर्मनी में, फ्रीडम ऑफ असेंबली मतलब कोई ट्रेड यूनियन वगैरह नहीं बना सकता, ये सब चीज़ें जर्मनी से ख़त्म की गई, ठीक है। कंसंट्रेशन कैंप, कंसंट्रेशन कैंप क्या थे? ए कैंप वायर पीपल वायर आइसोलेटेड एंड डिटेंट विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये जो कंसंट्रेशन कैंप थे यहाँ पर लोगों को रखा जाता था, मतलब अकेले रखा जाता है यहाँ पर, और डिटेन किया जाता था, बंद रखा जाता था यहाँ पर विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब अगर से फॉर एग्जांपल अगर आज किसी को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, उसको फिर कोर्ट में ट्रायल होती है, तो कोर्ट फिर डिसाइड करता है कि इसको जेल होगी कि नहीं, तो लॉ डिसाइड यहाँ पर करता है, ठीक है। अगर लॉ ने डिसाइड किया, कोर्ट ने डिसाइड किया हाँ ये गिल्टी है, तो इसको कोर्ट ये जेल भेजो, अगर नहीं तो सेट हिम फ्री। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, विदाउट एनी लॉ प्रोसेस, तो इसको इनको इन कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था। अब किन को डाल दिया जाता था इन कंसंट्रेशन कैंप्स में? टिपिकली इट वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिफाइड बार्ब्ड वायर फेंसेस, ठीक है। और ये बात भी आप याद रखिए कि जो ये कंसंट्रेशन कैंप्स थे, जो इनके इर्द गिर्द वो तार लगी हुई होती थी, और वो इलेक्ट्रिफाइड मतलब उस उनमें वो जो वायर्स थी उनमें इलेक्ट्रिक करंट होता था। और ये इनमें किन को डाला गया था? जो कम्युनिस्ट जो ये कंसंट्रेशन कैंप्स किन के लिए बनाए गए? जो कम्युनिस्ट थे, जिनके अगेंस्ट था हिटलर। ऑन 3 मार्च 1933, 3 मार्च 1933 को क्या होता है, एक एक्ट पास होता है जिसको एनेबलिंग एक्ट कहते हैं। इस एनेबलिंग एक्ट में क्या होता है कि इट एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस एक्ट के अंडर डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश की जाती है जर्मनी में, और हिटलर को पूरे पावर्स दिए जाते हैं कि वो पार्लियामेंट को साइड लाइन करे, ठीक है। अब पार्लियामेंट का कोई काम नहीं है, जो भी है वो है हिटलर। एंड रूल बाय डिक्री, रूल बाय डिक्री मतलब कि अब डिक्टेटर बना, ठीक है, जो ये ऑर्डर निकालेगा उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा, जो ये लॉ बनाएगा हिटलर उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा, अनचैलेंज्ड सभी रहेंगे, ठीक है। जो भी ये लॉ बनाएगा, जो भी ये ऑर्डर निकालेगा वो अनचैलेंज्ड रहेगा, उसको हम कहेंगे रूल बाय डिक्री। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी या जो ट्रेड यूनियंस थे उनको बैन किया गया एक्सेप्ट नाजी। जो नाजी पार्टी थी, जिसको ये खुद जो ये नाजी पार्टी को बिलोंग करता था, उसको उस पार्टी को छोड़कर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी या ट्रेड यूनियंस थे उनको बैन कर दिया गया। रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, ऑलरेडी जो पुलिस थी यहाँ जर्मनी की, तो वो रखी गई, और साथ में एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स ये एक और पुलिस बनाई गई, इंक्लूड द गेस्टेपो, सीक्रेट स्टेट पुलिस बनाई, गेस्टेपो मीन्स सीक्रेट स्टेट पुलिस बनाई गई, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड्स जिनको एसएस भी कहा जाता था, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस एसडी, ये सब जो पुलिस जो है, ये सब जो आर्मड फोर्सेस ये बनाए गए जर्मनी में। और किसने बनाए? हिटलर ने। रिकन्स्ट्रक्शन में हमें ये देखना है कि जर्मनी को बहुत लॉस हुआ था, इकोनॉमिक लॉस हुआ था। अब ये चाहते थे कि हम रिकवरी करें, हम जर्मनी को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करें, इसकी इकोनॉमिक
रिकन्स्ट्रक्ट करे। पॉलिटिक्स तो रिकन्स्ट्रक्ट हो चुकी थी, डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हो चुकी थी, ठीक है, एक सोशल ऑर्डर है उसको हम रिकन्स्ट्रक्ट करें। तो इसने ये जो इकोनॉमिक रिकवरी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, जो उस टाइम के इकोनॉमिस्ट थे हेजल मार्स्केट, हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन, इसको कहा गया कि आपको आपका एम है फुल प्रोडक्शन करनी है एंड टू और को एक सिचुएशन क्रिएट करनी है, द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। और वो किससे होगा? थ्रू ए स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। एक वर्क क्रिएशन प्रोग्राम रहेगा जिसको फंड कौन करेगा? जो स्टेट मतलब जर्मनी फंड करेगी, ठीक है। तो इसके ज़रिए से आपको फुल प्रोडक्शन करनी है जर्मनी में, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विस उसकी फुल प्रोडक्शन करनी है, या जो सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट की वो क्रिएट करनी है आपको जर्मनी में। तो वो जो उस टाइम पे सुपर हाईवेज बनाए गए, ठीक है, या जो कार्स बनाएगी, जो कि आज भी एक ब्रांड है वोल्क्सवैगन, जो जर्मनी के ब्रांड है, वो तब बनाई गई थी जब जर्मनी की रिकन्स्ट्रक्शन हो रही थी, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी, ठीक है। 1933 में क्या होता है कि जो जर्मनी है ये विड्रॉ करता है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस क्या होता है? लीग ऑफ नेशंस बनाया गया 10 जनवरी 1920 को। इसका जो फाउंडर था वो था वुडरॉ विल्सन, और इसका जो हेड क्वार्टर था वो था जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। अब ये लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। इसका एक ही मोटिव था, टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, लीग ऑफ नेशंस का, और इसका एक मेंबर जर्मनी भी था। लेकिन 1933 में जो जर्मनी है, हिटलर ने इस लीग ऑफ नेशन से विड्रा किया, वॉकआउट किया वहाँ से, उसको छोड़ दिया, मतलब उसकी मेंबरशिप छोड़ दी। और उसके बाद क्या हुआ? 1936 में ही रीऑक्यूपाइड द रीनलैंड। रीनलैंड आपको जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, जो वॉर रेपरेशंस पे करनी पड़ती थी जर्मनी को टुवर्ड्स फ्रांस। तो जब जर्मनी की जो गोल्ड रिजर्व थे वो ख़त्म हो रहे थे, तो उन्होंने फिर मतलब उनको वो वॉर रिपरेशंस पे नहीं करते थे, ठीक है, फ्रांस को। तो फ्रांस ने उस टाइम पे इनका जो रीनलैंड एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया जो था, वहाँ का जो कोल था वो क्लेम कर लिया। तो इस रीनलैंड को उन्होंने फिर ऑक्यूपाई किया था फ्रांस ने। तो उसके बाद 1936 में जर्मनी ने उस रीनलैंड को फिर से रीऑक्यूपाई किया। और एक चीज़ की हिटलर ने, ही इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938। उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया को एक ही एम्पायर बनाया। किसने? जो हिटलर था। अंडर द स्लोगन, एक स्लोगन था इनका, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, ठीक है। वन पीपल, हम सब एक है, मतलब ऑस्ट्रिया जो जर्मनी के लोग हैं एक ही है। वन एम्पायर, एक ही सल्तनत एम्पायर रहेगा, एंड वन लीडर, और इसका इस एम्पायर का एक ही लीडर रहेगा। ये इनका स्लोगन था उस टाइम पे। ही टुक ओवर चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया जो सोवियत यूनियन में था, उसने उसको भी टुक ओवर इसने किया, अपने कब्जे में ले लिया। और क्या हुआ कि अब जो इकोनॉमिक रिकवरी हो ही रही थी, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और हुई 1939 में, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो थी जर्मनी में चल रही थी, अब ये रिकवरी कर रहे थे, जो हेजल मार था, इकोनॉमिस्ट था, इसने इनसे कहा कि आप जो वॉर में पार्टिसिपेट मत करो, ठीक है। लेकिन हिटलर जो था उसने वॉर को ही चूज़ किया, ठीक है। इसके पास ऑप्शन थे कि हम रिकवरी करेंगे, कैसे प्रोडक्शन करेंगे, हम फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये चीज़ है, दूसरी ये कि हमें वॉर में जाना है। तो हेजलमार ने इसको उस टाइम पे ये कहा था कि आप वॉर में मत जाओ, वॉर में इन्वॉल्व मत हो, आप बस इस पे फोकस करो, रिकवरी पे, इकोनॉमिक रिकवरी पे। लेकिन हिटलर ने चूज़ क्या किया? वॉर को। क्यों? वो चाहता था कि मतलब बहुत सारे एरियाज़ पे, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन पे वो कब्ज़ा करके वहाँ के रिसोर्सेज एक्वायर करके, मतलब कलेक्ट करके, उनको उन रिसोर्स को कलेक्ट करके, या क्योंकि जब जर्मनी की टेरिटरी एक्सपेंड होती, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये कंट्रीज़ ये एनेक्स करता, कैप्चर करता, तो वहाँ के रिसोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली जर्मन को मिलते, जर्मनी को मिलते, जिससे उनकी जो इकॉनमी है
वो स्टेबल हो जाती, ठीक है। तो इसने यही सोचा कि मैं वॉर में इन्वॉल्व हो जाऊंगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरिटरीज़ हैं वो ये एनेक्स करूं, ताकि जो मेरे रिसोर्स है वहाँ के रिसोर्स वो कलेक्ट करके मेरी इकोनॉमिक रिकवरी हो जाए, ठीक है। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। सितंबर 1939 में जर्मनी पोलैंड पे कब्जा करता है। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जंग छिड़ जाती है फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। जर्मनी की जंग छिड़ जाती है फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। सितंबर 1940 में एक एग्रीमेंट ट्राइपेटाइट पैक्ट साइन होता है, एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है। इन ये जो तीन कंट्रीज़ हैं इनके बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसकी वजह से क्या है, क्योंकि जो हिटलर उस टाइम पे क्लेम करता था कि आई एम एट द पीक, क्योंकि मैं एक मेरी पावर, जर्मनी एक पावरफुल कंट्री है, जो वो क्लेम करता था। तो इसकी वजह से, इस एग्रीमेंट की वजह से वो उसकी क्लेम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, उसको स्ट्रेंथ मिल गई इस एग्रीमेंट की वजह से, क्योंकि आप इसका साथ दे रहे थे जापान और इटली भी, ठीक है। जो पपेट रिजीम्स थी, पपेट रिजीम्स मतलब जो इसके इशारों पे काम करती थी, जो जर्मनी को, जो नाजी जर्मनी है उसको सपोर्ट करती थी, दे वर इंस्टॉल्ड इन ए लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। उनको यूरोप में जो क्योंकि जर्मनी का जो एम्पायर है वो बहुत फैला हुआ था, उनको वहाँ पर इंस्टॉल किया गया कि आपको यहाँ पर रहना है, इन जगहों पे यूरोप में आपको रहना है, जो मतलब जर्मनी के इशारों पे काम करते थे। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। जब साल 1940 के एंड पे जो हिटलर था वो पीक पे था, ठीक है, मतलब पावरफुल एक एम्पायर बन चुका था जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर। 1941 में ये सोवियत यूनियन पे अटैक करता है। सोवियत यूनियन जो सोवियत आर्मी जो है वो जर्मनी को हरा देती है, वो उनको डिफीट करती है। कहाँ पर, जो स्टालिन गार्ड है वहाँ पर। और जो सोवियत रेड आर्मी है ये कहाँ तक पहुँच जाती है, जो बर्लिन है क्या, द कैपिटल ऑफ जर्मनी, वहाँ तक ये पहुँच जाती है। सोवियत यूनियन की जो सोवियत रेड आर्मी जो होती है उनकी, तो बर्लिन तक वो पहुँच जाती है। लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड में आपको ये भी याद रखना है कि यूएसए जो है इसने पहले रेजिस्ट किया, दैट आई एम नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन दिस वॉर, ठीक है, मैं इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं करूँगा, मैं इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। क्यों, रीज़न क्या था, ड्यू टू ह्यूज लॉसेस इनकर्ड इन वर्ल्ड वार फर्स्ट। इसको बहुत सारी लॉस का सामना करना पड़ा वर्ल्ड वार फर्स्ट में, बहुत लॉस हुआ इनका वर्ल्ड वार फर्स्ट में। तो उसकी वजह से इसने कहा, रेजिस्ट किया कि मैं वर्ल्ड वार सेकंड में नहीं इन्वॉल्व होऊंगा, मैं पार्टिसिपेट इसमें नहीं करूँगा। लेकिन जापान ने क्या कहा कि जापान क्या कर रहा था, ये अपनी जो टेरिटरी वो एक्सपेंड कर रहा था ईस्ट साइड से। इसने फ्रेंच इंडो चाइना को भी ऑक्यूपाई किया था, या जो यूएस नेवल बेसिस थी पैसिफिक ओशन में वो उनको ऑक्यूपाई किया था। और जापान जो है उसको जापान जो वो एक्सटेंड कर रहा था हिटलर को सपोर्ट, मतलब वो कंटिन्यूसली सपोर्ट दे रहा था हिटलर को। और उसने जो पर्ल हार्बर है यूएसए का, उस पर बॉम्बिंग की जापान ने। तो उसके बाद जब पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग की गई बाय जापान, तो उसके बाद यूएसए ने एंट्री की वर्ल्ड वार सेकंड में। लेकिन यहाँ पर रीज़न एक और है, ठीक है। यहाँ पर जो बहुत सारी रिसर्चर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं कि 4 दिन पहले ही यूएसए को पता था कि अटैक होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो उस टाइम पे कुछ लोग थे, मतलब यहाँ पर वो नाम नहीं ले सकते, या कुछ लोग थे कि जो जर्मनी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे वर्ल्ड वार सेकंड में, ठीक है। लेकिन जब उनको लगा कि ही इज़ अगेंस्ट द ज्यूज, तो उन्होंने अपना सपोर्ट लिया और वॉर में उन्होंने यूएसए को धकेल दिया हिटलर को हराने के लिए। दिस इज़ द रीज़न। ये एक लंबी स्टोरी है, यहाँ पर ये डिस्कस नहीं होनी है, तो थोड़ा सा आइडिया दिया आपको। तो
जो वर्ल्ड वार सेकंड है फिर ये एंड हुआ 1945 में जब हिटलर हारता है, और साथ साथ में 1945 में जब न्यूक्लियर बॉम्बिंग होती है हिरोशिमा या नागासाकी, दो सिटीज़ है जापान की, 7 एंड 9 अगस्त 1945 को बॉम्बिंग, तो इसी के साथ जो वर्ल्ड वार सेकंड है वो एंड हो जाता है। यहाँ पर आप मैप देखेंगे कि जर्मन एम्पायर कितना फैला हुआ था, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ग्रेटर जर्मनी जो ये है, दिस इज़ अ जर्मन, ये जो कलर है येलो कलर, ठीक है, लाइट येलो है, ये जर्मनी है, ग्रेटर जर्मनी जिसे कहते थे। और जो ये वाला कलर है, ठीक है, पावर्स कोऑपरेटिंग विद द एक्सेस, जो पावर्स सपोर्ट करते थे जर्मनी को, एक्सेस पावर्स, इन्हीं को सेकंड वर्ल्ड वार में कहा गया, जापान, इटली और जर्मनी को, ठीक है, जो इनको सपोर्ट कर रही थी कंट्रीज़, वो यहाँ पर थी। जैसे ये वाला कलर है ब्राउन, ये कलर, ठीक है। सोलोवाकिया है, हंगरी है, सोलोवाकिया हंगरी है, यहाँ पर रोमेनिया है, बल्गेरिया, ये जो सभी कंट्रीज़ है ये सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे जर्मनी, इटली और जापान को, ठीक है। टेरिटरीज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन, ठीक है, जो ये वाली है, यहाँ से आप देखिए एस्टोनिया, लिथुनिया, यूक्रेन, पोलैंड, यूगोस्लेविया, ग्रीस है यहाँ पर, फ्रांस है यहाँ पर, बेल्जियम है, नेदरलैंड्स है, डेनमार्क है, नॉर्वे है यहाँ पर। ये यहाँ से आप ये कलर देख, या जहाँ जहाँ से आप ये वाला कलर देखोगे, यहाँ पर ये टेरिटरीज ऑक्यूपाई करी थी जर्मनी ने, ठीक है। ये जो जर्मन एम्पायर था इन्होंने ऑक्यूपाई, यहाँ से ट्यूनीशिया है, ठीक है, ये भी ऑक्यूपाई किया था जर्मनी, मतलब इतना पावरफुल था जर्मनी उस टाइम पे वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान। इटली एंड इट्स टेरिटरीज, ये जो कलर है यहाँ पर, ये इटली है, और यहाँ से अल्बानिया, ये भी इसकी टेरिटरी है, ये इस कलर में ये जो लाइट ग्रीन है, ठीक है, ये इटली और इसकी टेरिटरीज है यहाँ पे, ठीक है। और जो बाकी जो रेस्ट, दिस इज़ पोर्टुगाल, स्पेन, स्वीडन, ये जो ये वाला कलर है, जहाँ जहाँ से ये कलर, ये न्यूट्रल थे ना, ये मतलब अलाइड पावर्स के साथ थे उस टाइम पे, और ना ही जो हम कहेंगे एक्सेस पावर्स, मतलब जर्मनी, इटली और जापान के साथ, ठीक है। तो ये मैप हमें यहाँ पर ये दिखाता है कि उस टाइम पे जर्मनी कितना पावरफुल था। फिर है द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी वर्ल्ड व्यू में हमें ये देखना है कि मतलब इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, जो नाजी पार्टी थी, जो हिटलर की पार्टी ये थी, इनका नज़रिया क्या था, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी। इनका मानना था नो इक्वालिटी, ओनली रेशियल हायरार्की, मतलब ये कहते थे कोई इक्वालिटी नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, ओनली रेशियल हायरार्की। रेशियल हायरार्की मतलब जो रेस होती है, रेस मतलब जो से फॉर एग्जांपल जैसे ये कहते थे कि वी आर द सुपीरियर रेस, जर्मन्स आर द सुपीरियर रेस, और वो भी कौन से वाले, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, वो सुपीरियर रेस। अब रेशियल हायरार्की मतलब रैंकिंग, रेस को हम रैंकिंग देते हैं कि जो जर्मन्स है वो पीक पर रहेंगे, जो ज्यूज है वो इन्फीरियर, वो लोवेस्ट रैंक पर रहेंगे, तो ये इनका मानना था। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वेर एट टॉप एंड ज्यूज एट लोवेस्ट रैंक, ये इसी को हम कहते हैं रेशियल हायरार्की। नॉर्डिक जर्मन्स वेर एट टॉप मतलब खुद को ये टॉप वाली रैंक देते थे, ठीक है, और ज्यूज एट लोवेस्ट रैंक, और जो ज्यूज यहूदी थे उनको लोवेस्ट रैंक, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रेशियल हायरार्की, इस पे ये बिलीव करते थे, ठीक है। आइडिया, अब ये आइडिया इन्होंने कहाँ से लाया था, जो चार्ल्स डार्विन था जिसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, ठीक है, या हर्बर्ट स्पेंसर जिसने कहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो वहाँ से इन्होंने ये आइडियाज़ लिए कि मतलब ये रेशियल हायरार्की की, ठीक है, कि जो रैंक है, रैंक के हिसाब से हमें रेस को हमें रैंक के हिसाब से रखना है, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट टॉप एंड ज्यूज एट लोवेस्ट रैंक, ठीक है। और इनका क्या मानना था, स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीकेस्ट वुड पेरिश, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, जो ताकतवर है, वो सर्वाइव करेगी, और जो वीकेस्ट रेस है वो पेरिश, उसको ख़त्म होना है, ठीक है। आर्यंस जो ये खुद को कहते थे, ये क्या कहते थे अपने बारे में, अपनी रेस के बारे में, फाइनेस्ट रेस, प्योर,
स्ट्रांग एंड वुड डोमिनेट द वर्ल्ड। ये इनका मानना था, फाइनेस्ट रेस है, प्योर है, स्ट्रांग है और ये डोमिनेट करेंगे पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। और एक आइडियोलॉजी थी जिसको हिटलर की जियोपॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, लेबेंसराम, ठीक है, लेबेंसराम और वी कैन से लिविंग स्पेस। ये इसकी जियोपॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी हिटलर की। ये क्या कहता था कि न्यू टेरिटरीज टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, हमें जो टेरिटरीज, एक तो जर्मनी इनकी ऑलरेडी अपनी टेरिटरी थी, बाकी भी टेरिटरीज को हमें एक्वायर करना है ताकि वहाँ पर हम अपने लोगों को सेटल डाउन करें। एनहेंस एरिया, एरिया को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, एनेबल न्यू सेटलर्स, जब ये एरिया बढ़ जाएगा हमें अपने वहाँ पर जो लोग हैं उनको वहाँ पर सेटल डाउन करना है। और इसके लिए इन्होंने चुना उस टाइम पे पोलैंड को, पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ये चीज़, ये लेबेंसराम जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने उस टाइम पे पोलैंड को चुना और इन्होंने पोलैंड को अपने कब्जे में किया। अब ये है यहाँ पर यूथ इन नाजी जर्मनी। जो यूथ था इनको कैसे, किस नज़रिए से क्या इनको दिया जाता था, कैसे इनको बड़ा किया जाता था, कैसे इनकी आइडियोलॉजी है उनको उसको डेवलप किया गया, तो क्या चीज़ें इनको सिखाई गई। सबसे पहले क्या किया गया, स्कूल्स क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड अंडर नाजीज। जो स्कूल्स है, क्लींस मतलब यहाँ पर वो ये नहीं कि मतलब वहाँ पर ये वाटर से उनको क्लीन किया गया, नहीं, मतलब कुछ सेपरेशन की गई वहाँ पर। सेपरेशन क्या थी वहाँ पर, पहले जो वहाँ पर जो जिविश टीचर्स थे उन स्कूल्स में जर्मनी में उनको निकाला गया वहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या की गई, जर्मन एंड ज्यूज चिल्ड्रन वेयर सेपरेटेड। जो जर्मन या ज्यूज चिल्ड्रन जो थे साथ में पढ़ते थे उनको सेपरेट अलग अलग किया गया। गुड जर्मन गॉट नाजी स्कूलिंग। जो गुड जर्मन मतलब जो इस नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस जो थे उनको नाजी स्कूलिंग मिली, ठीक है। जो नाजी स्कूलिंग मतलब जो वहाँ पर उनको नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाती थी, ठीक है, उनको बताई जाती थी कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, जैसे कि इंडिया में है आरएसएस, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स वर रिटन एंड रेशियल साइंस वाज कॉमन, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स लिखी गई, उसमें क्या था, रेशियल साइंस वाज कॉमन। रेशियल साइंस मतलब ये जो अभी हमने डिस्कस किया कि रेस, सबसे प्योर रेस कौन है, सबसे टॉप वाली जो रेस है, टॉप रैंक पे कौन सी रेस है, ये चीज़ें कॉमन थी वहाँ पर। स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट जीव्स वेयर गिवन। उनको ये एक लेबल बताई गई जीव्स की कि मतलब जीव्स कैसे, ठीक है, उनको ये इन्फीरियर है या हम जैसे नहीं है, ठीक है। सपोर्ट्स एम टू नर्चर वायलेंस एंड एग्रेशन। यहाँ पर मतलब कुछ उल्टा ही हो रहा था कि अगर आप स्कूल्स में देखो कि सपोर्ट्स जैसे कि वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सपोर्ट्स इवेंट्स होते हैं स्कूल्स में, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही था। यहाँ पर इनको एग्रेशन सिखाया जाता था सपोर्ट्स में और वायलेंस, ठीक है, ये चीज़ें सिखाई जाती थी। जो यूथ था नाजी जर्मनी में तो उनको ये चीज़ें सिखाई जाती थी स्कूल्स में, नाजी स्कूल्स में। एजुकेट इन स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। नेशनल सोशलिज्म क्या था, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है। सोशलिज्म हम कहते हैं कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं कंट्री के, दैट बिलोंग्स टू द वर्कर्स, ठीक है, ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं उनको वो बिलोंग करते हैं वो रिसोर्स। अब नेशनल सोशलिज्म इनकी जो आइडियोलॉजी थी नाजिज्म की, वो इनको वहाँ पर सिखाई जाती थी, ठीक है। और जो 10 साल के बच्चे थे इनको एक जो ग्रुप था नाजी यूथ ग्रुप, उनमें उसमें एंटर होना होता था, ठीक है, जंक वूल जिसको कहते थे, उसमें इनको डाल दिया जाता था, वहाँ पर इनको सिखाया जाता था, ठीक है। और जो 14 साल के बच्चे थे इनको ज्वाइन करना पड़ता था जो हिटलर यूथ था। और इसमें इनको क्या सिखाया जाता था, वर्शिप वार, ठीक है, आपको मतलब जंग, आपकी इबादत है, आपको जंग करनी है, ठीक है, क्योंकि जंग से ही आप कन्क्योर कर सकते हो बाकी टेरिटरीज को, यही आपकी इबादत है। ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, और एग्रेशन इनको सिखाया जाता था, वायलेंस, ठीक है। कंडेम डेमोक्रेसी, आपको डेमोक्रेसी को कंडेम करना है कि डेमोक्रेसी ये सब चीज़ें नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड हेट ज्यूज, जो यहूदी है, ज्यूज है, उनसे नफरत करनी है, कम्युनिस्ट के साथ नफरत करनी है, जो जिप्सीज हैं
इनके साथ नफ़रत करनी है। अब जो 18 साल के होते थे उनको लेबर सर्विस में डाला जाता था, ठीक है, या सर्व आर्मड फोर्सेस जो वहाँ की थी, जो आर्मी थी जर्मनी की, उसमें डाला जाता था, या एंड एंटर नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और बाद में ये नाजी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें एंट्री मिलती थी इनको। 1922 में क्या है, यूथ लीग वॉज फॉर्मड। ये जो यूथ लीग है, जो हिटलर यूथ लीग, ये फॉर्म की गई थी 1922 में, और उसके 4 साल बाद इसका जो नाम है वो चेंज किया गया टू हिटलर यूथ, ठीक है। जहाँ पर लड़कों को ये सिखाया जाता था, एग्रेशन सिखाया जाता था या वायलेंस सिखाई जाती थी, ठीक है। दूसरी तरफ जो फीमेल्स थी, जो लड़कियाँ थी, उनको क्या कहा जाता था कि दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स, आपको अच्छी माएँ बनना है, एंड रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और आपको किन को जन्म देना है, प्योर ब्लडेड जो नॉर्डिक आर्यन जर्मन से, उनको जर्मन आर्यंस हैं, उनको आपको बर्थ देना है, ठीक है, उनको आपको जन्म देना है। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, इनको मेंटेन रखनी थी इस रेस को, इनको मेंटेन रखना था। डिस्टेंस फ्रॉम जिव्स, जिव्स जो यहूदी हैं उनसे दूर रहना है। लुक आफ्टर चिल्ड्रन, अपने जो बच्चों हैं बच्चों को उनकी देखभाल करनी है। एंड टीच नाजी सेंटिमेंट्स, और उनको क्या सिखाना है, जो नाजी आइडियोलॉजी है, नाजी सेंटिमेंट्स है, वो इनको सिखाने हैं। और एक चीज़ क्या बताई गई इनको, टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, उनको एनकरेज करने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चिल्ड्रन हैं, जो प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन हैं, उनको जन्म देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए इनको ऑनर क्रॉसेस अवार्ड, मतलब इनको अवार्ड दिए जाते थे। वो ऑनर क्रॉसेस जो थे एक मेडल टाइप का होता था, वो अवार्ड दिया जाता था इनको। और कैसे, किस बेस पे अवार्ड मिलता था इनको, जो ब्रोंज क्रॉस जो था, ब्रोंज जो क्रॉस था, वो किसको दिया जाता था, जिसके 4 बच्चे होते थे, ठीक है, जो 4 बच्चों को जन्म देती। सिल्वर जो है वो 6 बच्चों के लिए, और जो गोल्ड था वो 8 या 8 से ज़्यादा, उनको वो अवार्ड दिया जाता था। अब जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट में हमें क्या देखना है कि जो यहाँ पर जो अनडिज़ायरेबल थे, जिनको मतलब हिटलर कहता था कि ये अनडिज़ायरेबल है, मतलब किसी काम के नहीं है, उनके साथ क्या हुआ, कि कौन कौन से प्रोग्राम उनके साथ हुए। फिजिकली एलिमिनेटेड ऑल दोज हु आर नॉट डिज़ायरेबल, ठीक है, उनको मतलब ख़त्म ही कर दो जो डिज़ायरेबल नहीं है, जो मतलब किसी काम के नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, इवन इम्प्योर जर्मन्स हैड नो राइट टू एग्जिस्ट, मतलब इसका मानना था ये जो जो प्योर रेस से नहीं है, प्योर जर्मन रेस के नहीं है, उनको भी कोई हक नहीं है ज़िंदा रहने का। इथ्यूनेशिया प्रोग्राम, इथ्यूनेशिया प्रोग्राम क्या था, ये था जो फिज़िकली अनफिट थे या मेंटली अनफिट थे जो जर्मन्स थे, उनको मौत के घाट उतार दिए गए, ठीक है, इथ्यूनेशिया प्रोग्राम। क्यों ये सब ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ किए गए, ये इथ्यूनेशिया प्रोग्राम, ठीक है, ये इसीलिए क्योंकि जो नाजी जो किलिंग हुई, उन्होंने कभी वर्ड जो मर्डर यूज़ नहीं किया, किल या मर्डर उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया, उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए। मतलब ये ऑफिशियली कोई प्रोग्राम लगता है कि एथुनेशिया प्रोग्राम, किसी को लगेगा कि हाँ कोई प्रोग्राम होगा, लेकिन ये ऐसे प्रोग्राम्स थे जहाँ पर लोगों का मर्डर होता था, ठीक है, उनको मौत के घाट उतार दिए जाते थे, ठीक है। इन्फीरियर क्लान्स, इन्फीरियर क्लान्स मतलब जो मतलब सबसे निचली जात के जो माने जाते थे, वो थे जिव्स। जिव्स को कहा जाता है कि इन्होंने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है उसको उनको मतलब मार दे, उनका कत्ल किया था, ठीक है, लेकिन हमारे इस्लाम में ये सब नहीं है, ठीक है, हमें पता है कि सच्चाई क्या है। जिप्सीज, ब्लैक्स, रशियन एंड पोल्स, इनको इन्फीरियर क्लान्स मतलब इन्फीरियर रेस समझा जाता था जर्मनी में। ज्यूज के साथ क्या हुआ, बार्ड फ्रॉम ओविंग लैंड, ये ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, ओनली ट्रेड, ट्रेड ये कर सकते थे, एंड डू मनी लैंडिंग, मनी लैंडिंग कर सकते थे, एंड लिव्ड इन गेटोज, गेटोज मतलब वो छोटे छोटे शहर, मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है, एक ही जगह इनको रखा जाता था, मतलब
कुछ नहीं इनके पास वहाँ पर रखा जाता था, कोई किसी चीज़ के साथ इनको वहाँ पर नहीं रखा जाता था जिससे ये ट्रेड करते, मनी लैंडिंग करते। तो मतलब वो सिर्फ दिखाने के लिए था और इनको इन गेटोज में रहना पड़ता था। ये जो गेटोज थे ये कैंप टाइप थे, उन कैंप्स में इनको रहना पड़ता था। From 1933 to 1938, the Nazis terrorized, pauperized and segregated the Jews. इन्होंने क्या किया 1933 टू 1938 में नाजीज को टेरराइज मतलब दहशत ज़दा किया गया इनको, ठीक है। और पॉपराइज्ड मतलब इनको इस लेवल पे किया गया कि अब ये बहुत ज़्यादा गरीब भी हो चुके थे। सेग्रीगेटेड इनको अलग अलग रखा जाता था, ठीक है। कंपलिंग देम टू लीव द कंट्री, और इनको ये इस पे आमादा किया जाता था कि आपको ये कंट्री छोड़ के जाना है, आप ये कंट्री छोड़ के जाओ, जर्मनी छोड़ के आप जाओ यहाँ से। क्योंकि उस टाइम पे आइंस्टाइन भी था बर्लिन में जर्मनी में, तो उसने भी लास्ट में फिर वो भी जीव था, उसने भी फिर जर्मनी छोड़ दी। न्यूरमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935। न्यूरमबर्ग जो जर्मनी में एक रीजन था, वहाँ पर जो सिटीजनशिप लॉज बनाए गए 1935 सितंबर में। तो क्या था उन सिटीजनशिप लॉज में? ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड हैंसफोर्थ बी जर्मन सिटीजन। जो जर्मन रेस का होगा, जिसमें जर्मन ब्लड होगा, प्योर रेस का होगा, उसी को सिटीजनशिप मिलेगी जर्मनी की, ठीक है। और वो ही एंजॉय करेगा, जो प्रोटेक्शन उसको मिलेगी जर्मन एम्पायर से, वो वही सिर्फ एंजॉय कर सकता है। मैरिज बिटवीन जीव्स एंड जर्मन्स वेर फॉरबिडन। जो जीव है या जर्मन है वो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बिटवीन जीव्स एंड जर्मन्स बिकेम ए क्राइम। ये जुर्म था कि अगर किसी जीव या कोई जर्मन होता, उनके बीच कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता, तो उसको जुर्म करार दिया गया, उसको बोला गया ये क्राइम है जर्मनी में। जीव्स वेर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। उनको इस चीज़ से भी रोका गया कि वो जर्मनी का जो नेशनल फ्लैग है वो फ्लाई नहीं कर सकती। और भी कुछ लीगल मेजर्स थे, जिसमें था बाइकआउट ऑफ जिविश बिजनेस। जो भी जिविश बिजनेस थे, जो यहूदी बिजनेस कर रहे थे, उसका बाइकआउट किया जाए। एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज। जो गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं जिव्स, उनको निकाला गया। फोर्सड सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। फोर्सड सेलिंग मतलब ये कि इनको ज़बरदस्ती इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इनको कहा गया कि बेचने के लिए आप ये बेच डालो। कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ मतलब लीगल वे में इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सीज़ की गई। ये नवंबर 1938 में ये सब चीज़ें हुई। और इसको ये जो नवंबर 1938 में ये सब चीज़ें हुई कि इनसे इनकी प्रॉपर्टी सीज़ की गई, इनको गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया नवंबर 1938 में। तो इसको कहा जाता है रिमेंबर्ड एज नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। नवंबर 1938 में जहाँ पर ये सब चीज़ें हुई, तो इसको कहा जाता है ये क्या कैसे याद किया जाता है? रिमेंबर्ड एज नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। फ्रॉम 1939 to 1945 they aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland. 1939 से 1945 जिसको हम कहते हैं कि हॉलोकॉस्ट भी हम कहते हैं, यहाँ पर जीव्स की जो किलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। इनको जो गैस चैम्बर्स थे पोलैंड में, वहाँ पर उन गैस चैम्बर्स में डाला जाता था और वहाँ पर इनकी फिर डेथ होती थी, ठीक है। जो जीव्स थी, ये पूरी प्रोसेस जो ये कब से कब तक रही? फ्रॉम 1939 to 1945। गैटोइजेशन जो थी कि उनमें मतलब जो गैटोज थे वहाँ पर इनको रखा जाता था, उन कैंप्स में रखा जाता था। तो हंगर मतलब भूखा रखा जाता था। स्टारवेशन, विद स्टारवेशन मतलब इनके पास कोई चीज़ नहीं रहती थी कि जिससे ये मतलब अपना पेट पाल सके। डिप्राइवेशन, स्ट्रेस में रखा गया इनको, इन पे ऑपरेशन होता था वहाँ पर, ठीक है। ऑल जीव्स टू वेयर येलो स्टार ऑफ डेविड। और जितने भी जीव्स थे इनको, जो अगर आपने इसराइल का जो फ्लैग देखा होगा, वहाँ पर उस पर ब्लू कलर का एक स्टार बना है, तो उसको हम कहते हैं स्टार ऑफ डेविड। मतलब ये कहते हैं स्टार ऑफ डेविड। डेविड मतलब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ठीक है।
तो स्टार ऑफ डेविड येलो कलर का इनको पहनना होता था जो ये जीव्स थे इन गेटोज में, जो ये कैंप्स थे वहाँ पर। आफ्टर 1941 में क्या हुआ, इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, जीव्स की जो पूरी जो डिस्ट्रक्शन हुई वो अब स्टार्ट हो चुकी थी, वो पीक पे थी। जीव्स ब्रॉट टू डेथ फैक्ट्रीज बाय गुड्स ट्रेन्स। गुड्स ट्रेन्स हुई जहाँ जिसमें हम गुड्स कैरी करते हैं जिन ट्रेन्स में, इन्हीं में इनको लाया जाता था, इन्हीं ट्रेन्स में। कहाँ पर, जो डेथ फैक्ट्रीज मतलब इसी इन्हीं कंसंट्रेशन कैंप्स में, इन गैस चैम्बर्स में, तो इनको लाया गया, ठीक है। इन पोलैंड एंड एल्सवायर इन द ईस्ट, मोस्ट नोटेबली बेल्जिक, ऑस्विच, सोबिबोर, ट्रेब्लिनका, चेल्मनो एंड मजडेनिक। देवर, ये कुछ ऐसे एरियाज थे पोलैंड के उसके ईस्ट में। देवर चेयर्ड इन गैस चैम्बर्स, यहाँ पर जो जीव्स थे इनको गैस चैम्बर्स में डाला गया। मास किलिंग्स टुक प्लेस विद इन मिनट्स विद साइंटिफिक प्रिसाइशन, ठीक है। मास किलिंग मतलब बहुत से लोगों को एक साथ मारना, ठीक है, वो विद साइंटिफिक प्रिसिशन, मतलब ये गैस चैम्बर्स ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, साइंटिफिक टेक्निक है। इस टेक्निक से मतलब मास किलिंग की गई इन जीव्स की। ये जो पोलैंड है या इसके ईस्ट में ये जो एरियाज है वहाँ इनके इन जीव्स की मास किलिंग की गई विद साइंटिफिक प्रिसाइशन, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट पोलैंड है एनेक्सड बाय जर्मनी, जो जर्मनी ने एनेक्स किया था। पोल्स फोर्स टू लीव टू द अदर पार्ट्स एज जनरल गवर्नमेंट और डेस्टिनेशन फॉर अनडिजायरेबल्स, ठीक है। यहाँ पर पोल्स मतलब जो पोलैंड के लोगों को पोल्स कहा जाता था, इनको फोर्सफुली बाकी पार्ट्स में भेजा गया एज जनरल गवर्नमेंट और डेस्टिनेशन फॉर अनडिजायरेबल्स, उस जगह पर जहाँ पर अनडिजायरेबल्स मतलब, अगर अनडिजायरेबल मतलब कोई ऐसा से फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्चर्ड्स है, वहाँ पर अनवांटेड ग्रॉस या अनडिजायरेबल मतलब जिसका कोई काम नहीं है, उसको क्या हम निकाल कर फेंक देते हैं कहीं पर। तो ऐसा ही इन पोल्स के साथ, इन पॉलिश पीपल के साथ हुआ। तो वहाँ पर इनको भी मौत के घाट फिर बाद में उतार दिए गए, ठीक है। पॉलिश चिल्ड्रन सिमिलर टू आर्यंस वेर एग्जाम्ड बाय रेस एक्सपर्ट, जो रेस एक्सपर्ट्स थे जर्मनी में, जो पॉलिश चिल्ड्रन था, जो पॉलिश चिल्ड्रन थे, जो पोलैंड के जो बच्चे थे, अगर उनको लगता था कि ये जर्मन जो नॉर्डिक आर्यंस हैं, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो है इनके जैसे लगते, तो इनको एग्जाम किया जाता था। जो रेस एक्सपर्ट्स थे वो इनको एग्जाम करते थे। इफ पास्ट वुड लिव विद जर्मन फैमिली, अगर वो इसमें पास होते थे कि नहीं ये भी इसी रेस के हैं, तो वो उनको जर्मन फैमिलीज जो थी उनको उनके पास उनको दिया जाता था, वो उनको पालते थे, ठीक है। एल्स वुड गो टू ऑर्फनेज, अब कोई अगर नहीं होता था इस रेस का, उसको उनको ऑर्फनेज होम्स में भेजा जाता था, ठीक है, यतीम खानों में भेजा जाता था उनको। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, जो मतलब प्रोपेगेंडा चलाया कि किस तरीके से उस हिटलर ने अपना जो पावर है वो एस्टेब्लिश किया, ठीक है। नाजी नेवर यूज द वर्ड्स किल और मर्डर, इन्होंने कभी जो ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं किए इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। जब ऑफिशियल कम्युनिकेशंस मतलब इनको ऑर्डर निकालना होता कि आप जीव्स को मार डालो, किल देम, उनको उनको मौत के घाट उतार दो, तो ये किल और मर्डर वर्ड कभी यूज़ नहीं करते थे। मैंने पिछली स्लाइड में एक प्रोग्राम बताया, इथ्यूनेशिया प्रोग्राम, मतलब किसी को लगे कि कोई प्रोग्राम ही होने जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे ये लैंग्वेज यूज़ करते थे अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के लिए। मास किलिंग्स वेर टर्मड स्पेशल ट्रीटमेंट, जो मास किलिंग्स होती थी उसको एक टर्म दी गई थी स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन कहा गया उसको। फॉर द जीव्स की जो मास किलिंग हुई उसको कहा गया ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, फाइनल सोल्यूशन है, मतलब ये नहीं कहा गया कि उनका मर्डर करना है, उनकी किलिंग करनी है, कहा गया कि दिस इज़ अ स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर जीव्स, दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन फॉर जीव्स, ठीक है। इथ्यूनेशिया फॉर द डिसेबल्ड, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस, ठीक है, मतलब इनके लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ होते थे। इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स, मतलब ये नहीं कहा जाता था कि इन जीव्स को इनको उठाओ और गैस चैम्बर्स में डालो ना, इनको इवैक्यूएट यूज़ होता था कि इनको डिपोर्ट करना है
टू गैस चैम्बर्स, ठीक है। गैस चैम्बर्स वेर नोन एज इन्फेक्शन एरियाज, ठीक है। गैस चैम्बर्स क्या, इनको क्या कहा गया, डिसइंफेक्शन एरियाज। गैस चैम्बर वर्ड भी यूज नहीं होता था, डिसइंफेक्शन एरियाज। डिसइंफेक्शन मीन्स मतलब जहाँ पर हम किसी चीज़ को साफ करते हैं, क्लीनिंग समथिंग, जहाँ पर डिसइंफेक्शन एरिया वहाँ पर जहाँ पर किसी चीज़ को हम साफ करते हैं, ठीक है। एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स। और ये गैस चैम्बर्स थे, ये बाहर से क्या दिखते थे कि ये बाथरूम है, और वहाँ पर जो शावर हेड्स, फेक शावर हेड्स लगे हुए थे कि अगर कोई आएगा वो देखेगा हाँ ये बाथरूम्स है, ठीक है। तो ऐसा इनका ये प्रोपागंडा था। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंट एट वीक एंड डिजेनरेट, ठीक है। जो सोशलिस्ट थे या जो लिबरल्स थे, इनको कहा गया है वीक डिजेनरेट, मतलब इनमें कोई सलाहियत ही नहीं है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स Jews were stereotyped and marked, shown as flowing beard wearing kaftan. In reality, hard to differentiate from German Jews. जो ऑर्थोडॉक्स Jews है, ऑर्थोडॉक्स Jews मतलब कंजर्वेटिव्स, जो कंजर्वेटिव Jews थे, जो स्टीरियोटाइप थे, इनको कैसे मार्क किया गया, शोन एज फ्लोइंग बियर्ड वियरिंग काफ्टन। फ्लोइंग बियर्ड, क्योंकि आप ज्यूज की अगर बियर्ड भी देखोगे, दाढ़ी वो लंबी होती है, फैली हुई होती है। वियरिंग कैफ्टन इट्स अ काइंड ऑफ ड्रेस, लूज ड्रेस, वो पहना हुआ होता है। यू कैन गूगल इट, आप गूगल पे भी देखते हो कि कैफ्टन कैसा ये ड्रेस होता है। तो क्योंकि इनको बहुत मुश्किल था डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन जर्मन एंड ज्यूस, ठीक है। जर्मन को इनमें जो डिफ्रेंशिएट करना होता था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो इस तरीके से इनको मतलब अलग किया गया कि कैसे ये क्या पहनते हैं और कैसे इनकी बियर्ड है, ठीक है। शार्लेट ब्रेडेट बुक, इसने एक बुक लिखी, द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स, थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। वो इसमें क्या लिखती है, डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूज देमसेल्व्स बिगेन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम। They dreamt of their hooked noses, black hair, and eyes, Jewish looks, and body movements. Jews died many deaths even before they reached the gas chambers. मतलब इसका ये कहना है कि अब जो Jewish people थे जर्मनी में, तो मतलब हाँ ये गैस चैम्बर्स में जाने से पहले ही 1000 मौतें मरते थे, ठीक है। 1000 बार ये मरते थे, ये पहले ही मर चुके होते, क्योंकि इनको पता होता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। ये इसने अपनी बुक में लिखा है। नाजी किलिंग ऑपरेशंस कॉल्ड एज हॉलोकॉस्ट, जो ये 1939 से 1945 तक ये नाजी किलिंग रही, ये जो ऑपरेशंस इन्होंने किए, जैसे इसमें मेंटली ये अनफिट जो थे या फिजिकली अनफिट थे, या कम्युनिस्ट थे, जिप्सीज थे, पोल्स थे, या जिविश पीपल थे, तो इसको कहा गया हॉलोकॉस्ट, ठीक है। At least 6 million people were killed during these years, मतलब ये बहुत ज़्यादा होता है। When the war seemed lost, जब जर्मनी को ये लगा कि हम जंग हार रहे हैं, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in office। क्योंकि अब इनको पता था कि हमने लोगों के साथ क्या किया, अब हमारे साथ भी वही होने जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट किया कि जहाँ पर भी इनकी मतलब जो ऑफिस वगैरह थे, उनको वहाँ पर जो एविडेंस थे वो कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं रहे इनके पास, इनके हाथ कोई एविडेंस नहीं आना चाहिए, तो पूरा जला दो आप, ठीक है। These are a tribute to those who resisted it, an embracing reminder to those who collaborated, and a warning to those who watched in silence। ये एक ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब वो उनके लिए एक एम्ब्रेसिंग मोमेंट थी, क्योंकि वो जानते थे कि मतलब लोगों के साथ क्या हो रहा है जर्मनी में, या उन्होंने कोलैबोरेट किया जर्मनी के साथ, हाँ आप ऐसा करो, या उनके लिए एक वार्निंग थी, क्योंकि जब ये जंग उन्होंने हारी, उनके लिए एक वार्निंग थी कि जो चुप रहे थे, मतलब ये चीज़ देखकर भी ये चुप रहे थे, उन्होंने आवाज़ इसके खिलाफ नहीं उठाई थी, मतलब जो बाकी कंट्रीज़ थी। तो उस टाइम पे जो नाजीज़ थे उनको भी ऐसा अब लगने लगा कि जो हमने लोगों के साथ किया, अब वही जो सोवियत यूनियन जो था, या जो यूएसए था, फ्रांस था, दूसरे साइड से यूके था,
ये भी जो सोवियत आर्मी है ये हमारे साथ वही वह सलूक करेगी जो हमने जो जीव्स के साथ या पोल्स या बाकी लोग जो थे उनके साथ किया। तो यहाँ पर क्या है कि लास्ट में जो हमने पहले एक स्टोरी पढ़ी थी कि जो हलमत उसके बाप सुसाइड करता है, रीज़न यही होता है, रीज़न यही होता है कि इनको जब ये जर्मनी जंग हारती है, जब इनको डिफीट मिलती है, तो सोवियत आर्मी के सामने सरेंडर करने से बेहतर ये समझते हैं कि हम सुसाइड करें। क्यों ये सुसाइड करना चाहते थे? क्योंकि इनको पता था सोवियत आर्मी हमारे साथ वैसा ही सलूक करेगी जो हमने जो ये हॉलोकॉस्ट एक ऑपरेशन किया था, लोगों को मौत के घाट उतार दिए, तो वो भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। तो इन्होंने बाद में क्या किया, वो हेलमट था उसने भी ये जो सुसाइड किया, और हिटलर भी जो था उसने भी सुसाइड किया 1945 को। इसी के साथ आपका ये जो यूनिट है हिस्ट्री का, जो थर्ड चैप्टर है आपकी हिस्ट्री बुक का, ये एंड होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।